तो आज का हमारा जो है टॉपिक वो है क्वांटम गेट्स। और उसमें हमने तीन तरह के क्वांटम गेट स्टडी करने हैं, सिंगल क्यूबिट और टू क्यूबिट और थ्री क्यूबिट। तो थ्री क्यूबिट में ये है कि ज्यादा गेट्स हम नहीं स्टडी करेंगे, लेकिन ज्यादा हमारी डिस्कशन जो है वो सिंगल गेट्स के ऊपर ही होगी। ठीक है जी। अच्छा, क्वांटम गेट का बुनियादी फंक्शन क्या होता है कि बेसिकली अगर आपकी एक स्टेट है जो उसको मैं अल्फा जीरो प्लस बीटा वन लिखता हूँ। ठीक है, ये एक क्यूबिट है या क्वांटम स्टेट है। इसके इसको मैं मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, यानी इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ साई प्राइम में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं एक ऑपरेटर लूंगा और उस ऑपरेटर को मैं इस साई के ऊपर अप्लाई करवा दूंगा। लीनियर स्पेसिस के अंदर जो बुनियादी चीज है वो ये कि हम ऑपरेटर के लिए, ठीक है, यू जो है वो यहाँ पे क्या है, यू इज एन ऑपरेटर, बल्कि लीनियर ऑपरेटर। और यहाँ पे साए जो है वो एक नॉर्मलाइज्ड स्टेट है। जब मैं नॉर्मलाइज कहता हूं तो इसका मतलब होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो वन के इक्वल होगा। ठीक है, इस पे हमने काफी डिस्कशन कर ली हुई है। तो पहली बात तो ये कि यू की यानी ये जो मैंने ऑपरेटर डिफाइन करना है यू, इसकी एक प्रॉपर्टी तो ये है, ये लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब ये है कि अगर मैं, मेरे पास दो स्टेट्स हों, लेट्स से मेरे पास एक स्टेट है साई वन और प्लस एक और स्टेट है साई टू, और इसके कोई कोएफिशिएंट्स भी हैं, लेट्स से ए बी, और इसके ऊपर मैं यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, या यू ऑपरेटर अप्लाई करना चाहता हूँ, लीनियर ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर लीनियर है, इस वजह से मैं क्या करूंगा कि इस यू को मैं हर स्टेट के ऊपर अलग अलग अप्लाई करवा सकता हूँ। तो ये लीनियरिटी कहलाती है, ये प्रॉपर्टी जो है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीनियरिटी। तो इस वजह से ये पहली प्रॉपर्टी है कि यू हमारा लीनियर होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि यू मस्ट बी यूनिटरी। यू यूनिटरी होना चाहिए। और आपको याद होगा यूनिटरी ऑपरेटर की डेफिनेशन ये है कि इसका अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज लें, यानी कॉम्प्लेक्स ले लें और फिर ट्रांसपोज ले लें, तो वो इसी के बराबर आ जाता है, इनवर्स के, सॉरी। दूसरे लफ्जों में यू डैगर को अगर यू से मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी ऑपरेटर आना चाहिए। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो ऑपरेटर के में होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ये ऑपरेटर यूनिटरी क्यों होना चाहिए, क्या वजह है कि कोई और ऑपरेटर हम नहीं, नॉन यूनिटरी ऑपरेटर हम क्यों नहीं ले सकते। तो उसकी रीजन ये है कि ओनली यूनिटरी ऑपरेटर्स प्रिजर्व द नॉर्म ऑफ द स्टेट। ये उसकी रीजन है कि यूनिटरी ऑपरेटर्स ही वो ऑपरेटर्स हैं जो किसी स्टेट की नॉर्म को बाकी रखते हैं। प्रिजर्व द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर या स्टेट जो भी आप उसको कहना चाहें। और नॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास स्टेट नॉर्मलाइज्ड है साई वाली, विच इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये मुझे वन देती है। और अब मैं इस साई प्राइम को देखूं, साई प्राइम क्या चीज थी, साई प्राइम को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अ, ये साई प्राइम है। साई प्राइम बेसिकली एक नई स्टेट है जो पुरानी स्टेट साई पे ऑपरेटर मल्टीप्लाई करने से या अप्लाई करने से बनती है। और जब हम ये कह रहे हैं कि यूनिटी ऑपरेटर नॉर्म को प्रिजर्व प्रिजर्व करते हैं, तो उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि ऑपरेटर अप्लाई होने के बाद भी आपकी स्टेट नॉर्मलाइज रहती है, यानी साई साई प्राइम भी जो है वो क्या रहेगा, सेम। और उसकी रीजन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी
कि बेसिकली साई प्राइम को मैं यूं लिख सकता हूं, ठीक है। और यू की प्रॉपर्टी ये है कि ये एक स्टेट से दूसरी पे जब जंप करेगा, या ब्रा से कैट पे या कैट से ब्रा पे जंप करेगा, तो इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। और अभी मैंने ये बताया कि अगर यू आइडेंटिटी होगा, तो फिर ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, साई साई के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब है कि स्टेट की जो नॉर्म है वो प्रिजर्व रहती है, उसकी नॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉर्म जो है ये बेसिकली लेंथ ऑफ द वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप थ्री डिमेंशनल वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये वेक्टर की जो लेंथ होती है वो चेंज नहीं होती जब उसके ऊपर यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई होता है। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम यूनिटरी एवोल्यूशन की बात करते हैं कि आपका क्वांटम सिस्टम जो है वो यूनिटरी एवोल्यूशन करता है। मतलब ये कि उसकी फॉर्म जो है वो प्रिजर्व रहती है, यानी उसकी जो लेंथ है वेक्टर की वो चेंज नहीं होती। तो ये रीजन है कि आपका जो यू है इट मस्ट बी यूनिटरी। तो इसका मतलब है कि अगर हमने अपनी क्यूबिट स्टेट को, साए को कंट्रोल करना है, या उसको चेंज करना है, या उसके साथ कोई कोई भी यानी ऑपरेशन करना है, उसको रोटेट करवाना है, उसको रिफ्लेक्ट करवाना है, ठीक है, या उसकी उसकी लोकेशन चेंज करनी है ब्लॉक स्फीयर के ऊपर, सुपरपोजिशन में उसको लेके जाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए जो आपने क्वांटम गेट्स अप्लाई करने हैं, दे मस्ट बी लीनियर ऑपरेटर्स एंड दे मस्ट बी यूनिटरी ऑपरेटर्स। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं उसके अंदर लाजमी पाई जानी चाहिए कि वो यूनिटरी हो, ठीक है, और वो लीनियर ऑपरेटर हो। तो ये बुनियादी चीज अब जब आपने सीख ली, तो अब क्वांटम गेट्स के लिए मैट्रिक्स लिखना या क्वांटम गेट्स डिफाइन करना आसान हो जाता है। तो अभी चंद एक मिसालें सिंगल क्वांटम गेट्स की हम देखते हैं, सिंगल क्यूबिट गेट्स की, और देखते हैं कि किस तरह से उनके अंदर ये यूनिटैरिटी पाई जाती है। सो सिंगल क्यूबिट गेट्स, सिंगल क्यूबिट गेट्स की बहुत सी मिसालें हैं। सिंगल क्यूबिट का मतलब है कि ये एक क्यूबिट पे जो अप्लाई होते हैं उनको हम सिंगल क्यूबिट गेट्स कहते हैं। तो इनमें सबसे पहले एक मिसाल है जो आपको याद होगा क्लासिकल। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे, बल्कि पहले, इससे पहले कि मैं गेट्स की जनरल स्पेसिफिक डिस्कशन पे जाऊं, एक और चीज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, वो ये कि जो गेट्स होते हैं, ऑल क्वांटम गेट्स मस्ट बी रिवर्सिबल। मेरा ख्याल है पहले लेक्चर में मैंने ये बात की भी थी। अगर आप पहले लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखें, जो हमने स्कूल का पहला लेक्चर किया था, तो उसमें ये मैंने डिस्कशन की थी। इट मस्ट बी रिवर्सिबल, क्योंकि जो क्लासिकल गेट्स होते हैं वो तमाम के तमाम रिवर्सिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे क्लासिकल गेट देखते हैं, कोई क्लासिकल गेट्स देखते हैं, और मैं बाइनरी गेट्स की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास और गेट है, ठीक है, मैंने स्कूल का पहला लेक्चर किया था, तो उसमें ये मैंने डिस्कशन की। अब और गेट को अगर आप देखें, तो उसमें क्या होता है कि दो इनपुट्स होती हैं, और उसके ऊपर आप ऑपरेशन लगाते हैं और एक आउटपुट आती है, ठीक है। ये आपकी आउटपुट होती है, और यहाँ पे आपकी जीरो और वन इनपुट्स, मतलब जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, कोई भी नाम दे लें उसको, ए बी कह लें, चलें। अब अगर आप मुझे ए की वैल्यू बता दें और बी की वैल्यू बता दें, तो ट्रुथ टेबल को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको आउटपुट बता दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ आउटपुट बताएं और आप मुझसे पूछें कि ए और बी की क्या वैल्यू है, तो मैं ये आपको नहीं बता सकता। दूसरे लफ्जों में, ये जो और गेट है ये रिवर्सिबल नहीं होता, नॉट रिवर्सिबल। एक और क्लासिकल गेट की मिसाल लेते हैं, ठीक है, ये एक मिसाल है, सेकंड एग्जांपल। एक होता है नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट क्या करता है कि नॉट गेट इस तरह से रिप्रेजेंट होता है बबल के साथ, और ये इस तरह का होता है। उसमें ये होता है कि आप एक इनपुट देते हैं उसको, और एक ही उसकी आउटपुट होती है। और उसका काम क्या होता है कि अगर आप इसको जीरो देते हैं,
तो ये उसको 1 बना देता है, और अगर इसको 1 देते हैं तो ये उसको 0 बना देता है। ठीक है, ये नॉट गेट की, क्लासिकल गेट की मिसाल है। अब नॉट गेट के अंदर ये पॉसिबल है कि अगर आप मुझे आउटपुट दें तो मैं आपको इनपुट पूरी की पूरी बता सकता हूँ। तो नॉट गेट एक ऐसा क्लासिकल गेट है जो कि रिवर्सिबल गेट है। इसका मतलब यह है कि नॉट गेट एक मिसाल हो सकती है क्वांटम गेट की, यानी इसमें क्वांटम गेट वाली प्रॉपर्टीज पाई जा, एक प्रॉपर्टी कम से कम पाई जाती है, वो ये कि ये रिवर्सिबल है। तो तीन चीजें हमने ढूंढनी है, रिवर्सिबिलिटी, और दूसरी चीज हमने उसमें तलाश करनी है यूनिटैरिटी, और तीसरी ये कि वो लीनियर ऑपरेटर हो। दूसरी बात ये है कि ये जो क्लासिकल गेट्स होते हैं ये मोस्टली नॉन लीनियर होते हैं, ये लीनियर नहीं होते, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो लीनियर है, वो नॉन लीनियर नहीं है, लीनियर अलजेब्रा को फॉलो करती है। तो ये फर्क है बुनियादी तौर पे क्लासिकल गेट्स और क्वांटम गेट्स का। ओके, इसको मैं अब जरा साइड पे कर लेता हूँ, और अब हम चलते हैं कि क्या इस नॉट गेट का जो कि रिवर्सिबल है क्लासिकली, क्वांटम वर्जन भी हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, उसको हम नॉट गेट ही कहते हैं, लेकिन क्वांटम नॉट गेट कहते हैं। ठीक है, तो पहली मिसाल यहाँ पे मैं लेता हूँ, वो है एक्स गेट, और इसी का दूसरा नाम जो है वो क्वांटम नॉट गेट भी है। ये क्वांटम नॉट गेट भी कहलाता है, एक्स गेट भी कहलाता है। फर्क इसमें ये है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम एक बॉक्स बनाते हैं और एक्स लिख लेते हैं, और ये बॉक्स कैसे काम करता है अभी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बस एक क्वांटम सिस्टम है एक्स, जिसके अंदर कोई क्वांटम ऑपरेशन होगा, कोई लेजर इस्तेमाल होगी, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होगा, कुछ एटम्स इस्तेमाल होंगे। हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि इस बॉक्स के अंदर ये क्या हो रहा है, लेकिन हम इससे जो चाहते हैं वो है नॉट ऑपरेशन। और वो नॉट ऑपरेशन ये है कि हम इसको एक क्यूबिट देंगे और हम कहेंगे कि इस क्यूबिट का रिवर्स कर दो। राइट, तो ये हमारा जो है वो मकसद है यहाँ पे क्वांटम गेट का, या क्वांटम नॉट गेट का। तो बेसिकली हम इसको एक यहाँ पे दो वायर्स बनाते हैं, एक वायर जो है वो इनपुट को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी वायर जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगी। इनपुट के ऊपर अगर मैं 0 का क्यूबिट इसको दूं, ठीक है, चले मैं लिख देता हूं कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो मैं आउटपुट के ऊपर 0 वाले क्यूबिट को 1 बना लूंगा, और 1 वाला क्यूबिट जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये एक्स गेट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको मैथमेटिकली यूं लिखते हैं, एक्स 0 करें तो 1 देता है, और एक्स को 1 करें तो वो 0 देता है। अब अगर आप 0 को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें तो 1 0 होता है, और 1 को आप रिप्रेजेंट करें तो वो 0 1 होता है। तो अगर एक्स आपने निकालना है, तो आप बेसिकली चाहते हैं कि एक्स एक ऐसा गेट हो जो 1 0 पे लगे और मुझे 0 1 दे दे। ठीक है, तो अगर अब आप यहाँ पे मैट्रिक्स अलजेब्रा इस्तेमाल करें तो इजीली आप ये अननाउन मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे है कि आप दोनों तरफ जो है इक्वेशन के इस रो मैट्रिक्स 0 1 से मल्टीप्लाई कर लें, और देखें कि आपका आंसर क्या आता है। तो मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा, दिस इंप्लाइज एक्स इज गिवन बाय, इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी वो होगी 0 1 1 0। तो दिस इज योर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स गेट। ठीक है, तो आइंदा कभी आपको कहा जाए कि जी आपको एक क्यूबिट दिया हुआ है, आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाके उसके ऊपर अगर नॉट गेट लगाना हो, तो आप सिंपली इस मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब होगा कि आपने नॉट गेट मल्टीप्लाई अप्लाई कर दिया। अब मैंने ये बात की थी कि क्वांटम गेट्स जो हैं वो यूनिटरी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एक्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। वो कैसे चेक करेंगे कि एक्स डैगर एक्स आप लें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो करके देखते हैं, जब डैगर करते हैं तो आप क्या करते हो, ट्रांसपोज और कॉम्प्लेक्स। तो चूंकि इसमें दोनों वैल्यूज हैं ही रियल, तो इसका कॉम्प्लेक्स जो है वो पार्ट है ही नहीं, इसमें रियल पार्ट ही है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। दूसरा आपने इसका ट्रांसपोज करना है, तो 0 1 जो है रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है।
तो 0 1 जो है वो 0 1 ही रहेगा और ये सेम ही आ जाएगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करके आप देख लें एंड देन मल्टीप्लाई करें इसको। सो दिस विल बिकम 1 0 0 1। और 1 0 0 1 जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसका मतलब है कि एक्स जो है गेट, ये सेटिस्फाई करता है यूनिटरी कंडीशन को। तो लिहाजा ये जो मैंने बात की थी ये दुरुस्त है कि एक्स इज अ क्वांटम गेट, इट इज यूनिटरी एंड इट इज लीनियर। अब ये चूंकि लीनियर है तो लिहाजा जब मैं इसको अप्लाई करवाऊंगा एक्स गेट को किसी स्टेट साई के ऊपर अप्लाई करवाएं तो कैसे होगा। साई को मैं लिख सकता हूँ अल्फा 0 प्लस बीटा 1। तो लिनियरिटी मुझे ये कहती है कि इन दोनों पे अलग-अलग अप्लाई होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1 प्लस बीटा 0। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने 0 1 से स्टार्ट किया था और इसने उसको 1 0 बना दिया है, यानी फ्लिप कर दिया है एक क्यूबिट को दूसरे क्यूबिट से। ठीक है, सो दिस इज दी एक्स गेट। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे एक और बात मैं करना चाहता हूँ, वो है, और मेरे ख्याल मैंने लास्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो मैं अब करवा देता हूँ। एक चीज होती है आउटर प्रोडक्ट, सुना हुआ है नाम आपने? इससे पहले आपने इनर प्रोडक्ट देखी थी। वो ये है कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं बेसिकली, तो वो इनर प्रोडक्ट बन जाती है। तो आउटर प्रोडक्ट ये होती है कि आप एक स्टेट को उसके ब्रा के साथ मल्टीप्लाई तो करते हैं लेकिन ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आउटर प्रोडक्ट। सो आउटर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वे है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किया करेंगे कि हम जो हमारे गेट्स हैं उनको हम आउटर प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया करेंगे। तो एक्स गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन आउटर प्रोडक्ट फॉर्म। और उसकी वजह कि हम आउटर प्रोडक्ट फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जब आप मल्टी क्यूबिट स्टेट्स में जाते हैं ना तो वहां पे आउटर प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा आसान कर देता है, क्योंकि बड़े मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना अक्सर मुश्किल काम होता है। तो अगर तो आपके मैट्रिक्स जो हैं उनमें ज्यादातर एलिमेंट्स जीरो हैं तो फिर उनको सॉल्व करना आसान होता है। अगर उनमें ज्यादातर एलिमेंट्स जीरो नहीं है तो बड़े बड़े मैट्रिक्स मसलन 4 4x4 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन आएंगी तो बड़ा टफ हो जाता है। तो ये जरा एक हैंडी नोटेशन है। हैंडी मतलब ये कि आसान है, यानी इसको करना जरा आसान है। तो इसलिए आउटर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और गेट्स को अक्सर जो है वो आउटर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो एक्स गेट जो होता है इसकी आउटर प्रोडक्ट फॉर्म होती है 0 1 प्लस 1 0। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मुझसे आप पूछें कि जी 0 और 1 जो है ये क्या होगा, तो जीरो वेक्टर मुझे पता है क्या होता है। जीरो वेक्टर होता है 1 0, और 1 वेक्टर क्या होता है 0 1, लेकिन यहाँ पे उसका ब्रा है तो ये आएगा 0 1। उसको ब्रा का मतलब मैंने उसको रो वेक्टर बना के लिखना है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1 0 1 0 1। इज दिस करेक्ट? 0 0 × 0, यहाँ पे भी जीरो है तो ये आएगा 0 1। इसी तरह से अगर आप 1 0 करें तो उसमें क्या होगा 0 1। और अब जीरो वेक्टर जो है वो बरा बन गया है तो वो होगा रो वेक्टर एंड देन मल्टीप्लाई करें 0 0 1 0। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें मैट्रिसेस को तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक्स गेट होगा। और मैं इनको ऐड करता हूँ, जब ऐड करते हैं तो एलिमेंट वाइज ऐड होते हैं। तो 0 + 0 1 + 0 0 + 1 0 + 0। तो ये देखें ये मैट्रिक्स फॉर्म वही है जो पहले हमने देखी है थोड़ी देर पहले। तो इस तरह से आप
किसी भी गेट को रिप्रेजेंट किया करेंगे, आप उसकी मैट्रिक्स फॉर्म भी दे सकते हैं, यानी जहाँ पे आसान होगा मैट्रिक्स फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे, और जहाँ पे आसानी होगी वहाँ पे हम जो है वो ये आउटर प्रोडक्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे। अ, और उसका सिंबल जो है मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये क्वांटम नॉट गेट की मिसाल है। और ठीक है, जब भी आपको एक गेट जो है वो बनाते हैं, तो आप उसमें ये दो तीन चीजें चेक करते हैं, उसकी लिनियरिटी चेक करते हैं, वो यूनिटरी है, उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाई जा सकती है, और उसकी आउटर प्रोडक्ट फॉर्म लिखी जा सकती है। तो ये एक्स गेट यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह का एक और गेट है जिसको बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड जी गेट। ठीक है, तो जी गेट बेसिकली क्या करता है, यानी जी गेट का जो फंक्शन है वो क्या है, जब हम इसको डिफाइन करते हैं जी गेट को, तो जी गेट की रिप्रेजेंटेशन उसी तरह से होगी कि आप एक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर जी लिखेंगे, एक उसकी इनपुट होगी और एक आउटपुट होगी। तो इस केस में ये होता है कि जब आप उसको जीरो देते हैं तो वो उसे कुछ नहीं कहता, और जब आप उसको वन देते हैं तो ये उसको -1 बना देता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जी गेट, कि वो जीरो वाले क्यूबिट को जो है वो नहीं छेड़ता, उसको चेंज नहीं करता, लेकिन वन वाले क्यूबिट को -1 कर देता है। तो दूसरे लफ्जों में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यूं लिख सकता हूँ कि जी जीरो पे लगता है तो जीरो रहता है, और जी वन पे लगता है तो वो माइनस साइन इंट्रोड्यूस करवा देता है। तो इस चीज को भी अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखें, तो जी की जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो होती है 1 0 0 -1। ठीक है, ये जी गेट होता है। आप चेक कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप मैट्रिक्स फॉर्म पुट करें जीरो और वन की, और फिर सॉल्व करें इन दो इक्वेशंस को, तो आपको पता चलेगा कि जी जो है वो उसकी ये फॉर्म होगी, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ जी गेट। और इसी तरह से इसी जी गेट को अगर आप जो है वो आउटर प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो वो होगा 0 0 और -1 1। तो ये जो आउटर प्रोडक्ट लिखी है ना, इसमें भी इसकी सेंस नजर आ रही होती है कि ये गेट क्या कर रहा होता है। ये जीरो वाली स्टेट को जीरो में ले जाता है, लेकिन वन वाली स्टेट को जब वन में ले जाता है तो साथ माइनस साइन लिख देता है। तो आउटर प्रोडक्ट में लिखने का एक फायदा ये भी होता है कि आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये गेट जो है वो किस तरह अप्लाई हो रहा है। हाँ, अब्दुल्ला, आपका सवाल है कि एक्स गेट मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे डिराइव की, बिल्कुल जैसे ये किया। ठीक है, ये इक्वेशन है आपके पास, हर गेट को हम इसी तरह लिखेंगे ना कि उसका ऑपरेशन क्या है, एंड देन ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर लें। ये कॉलम मैट्रिक्स है ना, इसकी फॉर्म आपको पता है, तो वो आप यहाँ पे प्लग इन करें और फिर जी के लिए उसको सॉल्व करें। ठीक है, ये जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इस मैट्रिक्स को आपने दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपको आता होगा। ये बिल्कुल मैट्रिक लेवल का मैथ है, तो यू कैन इजीली डिराइव दिस फॉर्म। ठीक है, सो इसी तरह से अब आप चेक कर सकते हैं 0 0 और 1 1 बना के कि क्या जो है ये वाला जो फार्मूला मैंने लिखा है ये इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से आप मैट्रिक्स फॉर्म बना के भी चेक कर सकते हैं कि अगर मैं मसलन 1 0 0 1 -1 इस वेक्टर को, इस मैट्रिक्स को इस वेक्टर पे अप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा। तो अब आप देख लें मल्टीप्लाई करके, तो 1 1 एंड देन +0, फिर 0 × 1 = 0, फिर -1 × 0 = 0। तो ये देखें, जीरो को इसने कुछ नहीं कहा और वापस आपको जीरो मिल गया, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था। इसी तरह से अगर मैं 1 0 0 -1 जी गेट को अप्लाई करूँ वन के ऊपर, जो कि 0 1 होता है, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी, चेक कर लें आप, 1 × 0 0, +0 × 1 = 0,
फिर 0 0 0, -1 इंटू -1। माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 0 1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 0 को 1 पे लगाया और आंसर -1 आ गया। तो इस तरह से अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो फॉर्म है मैट्रिक्स फॉर्म ये करेक्ट है, ये वही काम कर रही है जो हम जी गेट से लेना चाहते हैं। इसलिए जी गेट को समटाइम्स फ्लिप गेट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो फ्लिप, क्यूबिट फ्लिप है। ठीक है, मतलब ये क्यूबिट का साइन फ्लिप करता है, तो इसको समटाइम्स फ्लिप गेट भी बोलते हैं, या जी फ्लिप भी कह देते हैं बाज लोग। सो ये जी गेट है। फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि ये गेट भी यूनिटरी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जी डैगर और जी करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास है, तो रो को आप कॉलम बना लें और फिर उसको जी से मल्टीप्लाई करें। आंसर देखें तो आपका आंसर आएगा 1001, विच इज आइडेंटिटी। तो ये प्रूव हो गया कि जी गेट जो है ये भी यूनिटरी है, यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। ठीक है। और एक चीज आप ये भी नोट कर रहे हैं यहाँ पे कि जो जी का डैगर जब हम लेते हैं तो वो जी ही होता है, जैसे एक्स का डैगर एक्स ही था। सो ये भी सेम बात ही मैं कर रहा हूँ कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। अच्छा, एक्स और जी के अलावा एक और गेट है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वाई गेट। ठीक है ना, अगर जेड है, एक्स है, जेड है तो वाई क्यों नहीं, तो वाई गेट भी होता है। सो वाई गेट जो है रिप्रेजेंट इसको भी ऐसे ही करते हैं कि एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर वाई लिखते हैं। एक इसकी इनपुट होगी और एक इसकी आउटपुट होगी। तो वाई गेट जो है इसको फेज फ्लिप गेट कहते हैं, यानी हम एक ऐसा गेट बनाना चाह रहे हैं जिसमें, याद है मैंने बताया था कि एक रिलेटिव फेज होता है क्यूबिट्स का, 0 और 1 का रिलेटिव फेज होता है। तो फर्ज करें कि हम किसी क्यूबिट का फेज जो है ना वो फ्लिप करना चाहते हैं, मतलब उसको 180 डिग्री घुमाना चाहते हैं फेस को। तो उसके लिए जो है वो फिर ये जो आपका वाई गेट है ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। और वाई गेट क्या करता है कि जब आप इसके ऊपर जीरो अप्लाई करते हैं, चलें पहले मैं ऐसा लिखता हूँ कि एक इसकी फॉर्म लिख ही लेते हैं पहले। सो वाई की फॉर्म जो है वो है मैट्रिक्स फॉर्म जो होती है 0 i -i 0, वेयर आई जो है ना ये वही आयोटा है। ठीक है। और इसको अब आप अप्लाई करें, यानी 0 i -i 0 को अगर क्यूबिट जीरो के ऊपर अप्लाई करें तो 1 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड देन इसका इसका आंसर आएगा 0 × 0 एंड देन i और 0, तो 0 i। अगर मैं i को कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 0 1। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि वाई गेट को मैंने अप्लाई किया है 0 क्यूबिट के ऊपर, और आंसर में मुझे मिला है i × 1। इसी तरह से अगर मैं वाई गेट को अप्लाई करूं 1 क्यूबिट के ऊपर तो क्या आंसर आएगा, 0 -i एंड देन 0। अगेन आप -i कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0। अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि मैंने वाई गेट को अप्लाई किया है क्यूबिट 1 पे, और रिजल्ट में मुझे मिला है -i × 0। सो हो ये रहा है कि जब आप 0 इनपुट पे देते हैं तो आपको आउटपुट पे i 1 मिलता है, और जब आप 1 इनपुट पे देते हैं तो -i 0 आपको मिलता है। सो ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ये बेसिकली
क्यूबिट को फ्लिप भी कर रहा है, यानी 0 को 1 में ले जा रहा है और 1 को 0 में, लेकिन उसके साथ ही साथ वो इसके साथ आई और माइनस आई इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इसको फेज फ्लिप क्यों कहते हैं, इसको फेज फ्लिप गेट भी बोलते हैं। तो एक तो सिंपल रीजन ये है कि मैंने बताया था कि जो फेज है वो चेंज होता है। तो वो फेज को अगर आप लिखना चाहें, यानी ये जो आई है, अगर आपको आइलर आइडेंटिटी याद है तो आपको पता है इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, आई टाइम्स पाई बाय टू। ठीक है ना, क्योंकि ये इक्वल होता है कॉस पाई बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय टू। और चूंकि कॉस पाई बाय टू 0 होता है और साइन पाई बाय टू 1 होता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सो बेसिकली आई जो है वो एक पाई बाय टू का फेज चेंज है। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो वाई गेट है वो बेसिकली क्यूबिट को फ्लिप भी करता है 0 से 1, और साथ ही साथ उसके साथ एक फेज फैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है या उसके फेज को चेंज करता है। तो इस वजह से इसको फेज फ्लिप गेट कहा जाता है। ठीक है, अ, जैसे हमने बाकी गेट्स की रिप्रेजेंटेशन लिखी है, तो वैसे ही वाई गेट की भी रिप्रेजेंटेशन आउटर प्रोडक्ट में लिखी जा सकती है। और अगर मैं इसको देखूं, जो फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, तो नज़र ये आ रहा है कि हम वाई गेट के लिए करते हैं -i 0 1। ठीक है, और +i 1 0। इसको अब आप चेक कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, कि ये फॉर्म ठीक है या नहीं। और अब आप चेक करना चाहते हैं कि y इज यूनिटरी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, y डैगर y लेंगे। अच्छा जी, y का डैगर जो है वो क्या होगा, 0 - i एंड i 0। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज करना होता है ना, तो मैंने ट्रांसपोज किया और उसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स किया इसका, तो ये दोबारा यही आ जाएगा। सो ट्रांसपोज में आप क्या करेंगे, आप कॉलम को या रो को कॉलम बना लेंगे और कॉलम को रो, और उसके बाद चूंकि डैगर के अंदर दूसरा ऑपरेशन होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन का, तो आपने ये दोनों ऑपरेशन एक साथ करने हैं, तो उसकी वजह से ये वाई आ गया। एंड देन इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वाई डैगर को वाई से, और अगर अब आप मल्टीप्लाई करके देखें तो आएगा 0 एंड 0। और आपको याद है आई स्क्वायर जो है, चूंकि आई किसके इक्वल होता है, -√1, सो आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को साथ लगाएं तो आप देखेंगे कि ये आएगा 1 एंड देन 0 0 1, विच इज आइडेंटिटी ऑपरेटर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि ये बात ठीक है, वाई भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैंने तीन जो है वो गेट्स, सिंगल क्यूबिट गेट्स मुतारफ करवाए हैं। इनको पॉली गेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली ये जो गेट्स हैं, अगर आप इनके मैट्रिक्स देखें तो ये पॉली मैट्रिक्स ही बनते हैं। यानी एक्स गेट जो है वो बेसिकली सिग्मा एक्स, जिसको पॉली मैट्रिक्स कहते हैं, वही होता है। और एक्स की जो सिग्मा एक्स जो होता है, ये पॉली मैट्रिक्स, अब आप गूगल से देख लें, ये स्पिन मैट्रिसेस भी कहलाते हैं। ठीक है, और वाई जो है ये सिग्मा वाई कहलाता है। एंड देन इसके साथ h⁻/2 लगाएं तो वो स्पिन बन जाती है। ठीक है, वो मैं भी बताता हूँ आपको। तो y हो जाएगा 0i - i 0। z गेट जो है वो सिग्मा z कहलाता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 0 0 - 1। और इसके साथ चौथा जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर भी आप शामिल कर लें, 0 1। तो ये जो चार गेट्स हैं इनको पॉली गेट्स बोलते हैं, और ये बेसिकली एक सेट के तौर पे लिखे जाते हैं, जिसको पॉली मैट्रिक्स का सेट या पॉली गेट सेट कहते हैं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा मेहनत और करें तो आप ये पता कर लेंगे कि जितने भी सिंगल क्यूबिट गेट्स हैं वो इस बेसिस से बनाए जा सकते हैं। इन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप तकरीबन तमाम जितने भी आपके यूनिटरी मैट्रिसेस हैं, सारे के सारे यू कैन रिप्रेजेंट विद दिस पॉलीगेट्स। ठीक है,
इन जनरल जब आप कोई यूनिटरी मैट्रिक्स या यूनिटरी ऑपरेटर लिखना चाहते हैं सिंगल क्यूबिट्स के लिए, तो आप पॉली मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके यानी उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से आप ये जनरल गेट जो है वो लिख सकते हैं। तो इस वजह से इस पॉली सेट को बेसिस भी कहा जाता है, इसको कहते हैं बेसिस फॉर सिंगल क्यूबिट ऑपरेशंस। ये बात समझ में आ गई है? जिस तरह हम बाकी चीजों में बेसिस चेक करते थे ना, याद है ना कैसे चेक करते थे बेसिस? तो बस वही सेम लॉजिक जो है वो ना वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाती है कि किसी भी यानी एनी, यहाँ मैं लिख देता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ, एनी 2x2, इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 है, एनी 2x2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, लेट्स से एक मैट्रिक्स है, कोई भी एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, एंड देन इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा आई प्लस बीटा एक्स प्लस गैमा डेल्टा वाई, लेट्स से चले ए बी सी डी कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। ए बी सी डी टाइम्स सी। इनके ऊपर मैं हैट लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये ऑपरेटर्स हैं यानी ये मैट्रिसेस हैं, पॉली मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने कोई भी मैट्रिक्स बनाना है या कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बनाना है तो उसके लिए आप पॉली मैट्रिसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुझे ए बी सी और डी की वैल्यूज बता दें तो बाकी मैट्रिक्स की वैल्यूज मुझे पता है, मैं इनको मल्टीप्लाई करके कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो है वो बना सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेसिस, यानी ये पॉली का जो सेट है इसको हम बेसिस बोलते हैं 2x2 मैट्रिसेस की। 2x2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के लिए ये बेसिस का काम करते हैं। और पॉली ने जो स्पिन मैट्रिसेस दिए थे इनको स्पिन मैट्रिसेस भी बोलते हैं। वो इसलिए कि जो स्पिन स्टेट्स होती हैं या स्पिन ऑपरेटर होते हैं उनको पॉली मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो एस ith जो होता है वो इक्वल होता है h⁻/2 प्लस माइनस h⁻/2 सिग्मा आई, वेयर आई कैन बी एक्स वाई और जी। यानी किसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन का एक्स कंपोनेंट आप लेना चाहते हैं तो सिग्मा एक्स, यानी ये जो एक्स मैट्रिक्स है जो क्वांटम एक्स गेट है ये उसमें आ जाएगा। इसी तरह सिग्मा वाई स्पिन का वाई कंपोनेंट देगा, सिग्मा जी स्पिन का जी कंपोनेंट देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो स्पिन होती है उसकी दो हालतें होती हैं, एक उसकी स्पिन अप होती है जिसको आप जीरो बोल सकते हैं, और एक उसकी स्पिन डाउन होती है जिसको आप वन बोल सकते हैं। और अगर आपने उनकी स्पिन इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बतौर क्यूबिट के इस्तेमाल करना है, अप या डाउन स्पिन को, तो आप बेसिकली उतनी एनर्जी उस सिस्टम में ऐड करेंगे, वो एनर्जी इज गिवन बाय h⁻/2। ठीक है, तो उतनी एनर्जी आप ऐड करके उस स्पिन को, जो अप स्पिन या डाउन स्पिन है क्यूबिट है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उससे वो ये सारे काम करवा सकते हैं जो ये एक्स वाई जी और आई गेट करते हैं। यानी अगर आपने स्पिन को फ्लिप करवाना है तो आप एक्स गेट इस्तेमाल कर लें, स्पिन का फेस चेंज करना है तो वाई गेट इस्तेमाल कर लें। अगर आपने स्पिन को फ्लिप स्पिन का एक कंपोनेंट फ्लिप करवाना है दूसरा नहीं करवाना तो आप जी गेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिजिकली इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन स्टेट्स यानी दे अगर कैन आपने बी यूज्ड एज क्यूबिट्स। स्पिन को फ्लिप करवाना है तो आप एक्स की इस्तेमाल। ठीक है, सो ये हो गए जी सिंगल क्यूबिट गेट्स जो कि पॉली गेट्स कहलाते हैं। एक और गेट है यहाँ पे, वो इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन फिर मल्टी क्यूबिट की तरफ चलते हैं। तो अनदर फेमस गेट इज कॉल्ड फेज गेट। फेज गेट को बेसिकली रोटेशन गेट भी समटाइम्स कहते हैं, और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है R5।
तो ये आर फाइव को आप यूं समझ लें कि ये अगर आपने अपनी स्पिन जो है वो जी डायरेक्शन में ब्लॉक स्फीयर में लेट्स से आपके पास ब्लॉक स्फीयर है और उसमें आपने जो है वो अपना एक सिस्टम जो है वो जी डायरेक्शन में, एक मिनट, ठीक है, तो ये y है, ये x है। तो आपको याद है मैंने बताया था कि सिंगल क्यूबिट को आप एक ब्लॉक स्फीयर के ऊपर एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करते हो और वो पॉइंट जो होता है यूनिट स्फीयर के ऊपर वो आपका स्टेट वेक्टर होता है। सो उसका जो एंगल बनता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो फाई है। तो जब मैं आर फाई कह रहा हूं तो इससे मुराद आप ये समझें कि मैं अराउंड द जी एक्सिस इसको रोटेट करवाना चाहता हूं, यानी मैं अपने वेक्टर को अगर थीटा फिक्स रखते हुए फाई में इसको रोटेट करवाऊं तो उसको बोलते हैं कि मैं इसका फेज चेंज कर रहा हूं, तो इसलिए इसको फेज गेट बोलते हैं। सो बेसिकली ये रोटेशन है अलोंग द फाई एंगल अबाउट द जी एक्सिस के गिर्द ये घूमता है। तो फेज गेट जो है क्या करेगा कि ये जीरो क्यूबिट को जीरो रहने देगा, लेकिन जो वन क्यूबिट है जिसके साथ फेज की टर्म आ रही होती है ये उसके साथ ये फेज इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जीरो को इसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब वन पे मैंने अप्लाई किया तो वो जो रिलेटिव फेज था वो इंट्रोड्यूस हो गया। अब कितना आपने इसको रोटेट किया है उस हिसाब से ये फाई जो है वो आपका तय होगा। ठीक है, और इसकी भी अगर आप चाहें तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। तो इसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी आर फाई की वो होती है क्योंकि पहले को इसने कुछ नहीं करना तो 1 0 और दूसरे क्यूबिट में इसने फेज इंट्रोड्यूस कर देना है। तो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर द फेज फेज गेट। अच्छा, क्वेश्चन है कि दोबारा एक्सप्लेन कर दें रोटेशन को। जी मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपका ये वेक्टर है, ठीक है, स्टेट वेक्टर, तो ये स्टेट वेक्टर फाई एंगल बना रहा है ना यहाँ पे। तो अगर मैं फाई को चेंज करता हूँ, यानी फाई को मैं चेंज करता हूँ, तो जो वेक्टर की प्रोजेक्शन है वो यहाँ से यहाँ चले जाएगी, ये यहाँ चले जाएगी, ठीक है, ये यहाँ चले जाएगी। तो ये जी एक्सिस में रोटेट कर रहा है। मैं यहाँ पे समझा नहीं सकता, लेकिन अगर आपको मेरी पेंसिल नजर आ रही है कैमरे में और मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो उंगली है ये स्टेट वेक्टर है, तो आर फाई बेसिकली ये जो उंगली है ना इसको घुमाएगा अराउंड दी जी एक्सिस जो कि यहाँ पे पेंसिल से रिप्रेजेंट हो रही है। सो बेसिकली ये जो वेक्टर है ये इस तरह से रोटेट करेगा, तो इसको हम फेज रोटेशन कह देते हैं कि फेज उसका जो है वो चेंज हो रहा है या रोटेट हो रहा है। और इस गेट को हम जो है वो फेज गेट कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन अगर आपने करनी है आउटर प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर तो यूं की जा सकती है। ठीक है, पहले क्यूबिट को कुछ नहीं कहता, दूसरे क्यूबिट में फेज टर्म इंट्रोड्यूस करवा देता है। ओके, सो ये हो गए आपके कुछ सिंगल क्यूबिट गेट्स। ठीक है, 4 पॉली गेट्स हैं जो कि मशहूर हैं, 3 हैं बेसिकली। आइडेंटिटी तो हम एज अ बेसिस सेट उसमें डाल देते हैं। और फेज गेट इस तरह की और भी हैं, मतलब आप डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन बना के मुख्तलिफ जो है वो सिंगल क्यूबिट गेट बना सकते हैं। एक और अब बहुत अहम जो गेट है हम उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी एक मिसाल, फेज गेट की एक मिसाल, एग्जांपल्स ऑफ फेज गेट। मिसाल के तौर पे कुछ गेट्स हैं जिनके नाम रखे हुए हैं, उसमें एक टी गेट कहलाता है। तो टी गेट जो होता है ना वो बेसिकली अगर आप फाइव को पाई बाय 4 से रोटेट करवाएं तो ये वो बनता है। और अगर इसकी मैट्रिक्स फॉर्म देखें तो वो होगी 0 e⁻i/पाई बाय 4। इसको समटाइम्स पाई बाय 8 गेट कहते हैं, लेकिन उस डिस्कशन में मैं नहीं जाना। एक और गेट है जिसको एस गेट बोलते हैं। तो वो एस गेट बेसिकली कुछ नहीं है, वो रोटेशन
अराउंड द जी एक्सिस होती है विद पाई बाय 2। तो अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें तो 0 आई बनेगा, क्योंकि ई टू द पावर आई पाई बाय 2 आई होता है। और इसी तरह से एक जी गेट होता है। जी गेट बेसिकली अगर आप रोटेशन करें अराउंड पाई, तो दैट बिकम्स जी गेट। और ये वही जी गेट है जिसको अभी मैंने देखा है। तो इन जनरल असल में जैसे मैंने पहले बताया कि इस फेज गेट से ही आपने जी गेट निकाल लिया है। तो बाय लीनियर कॉम्बिनेशन यू कैन क्रिएट मोर गेट्स। जी, किसी का और कोई सवाल इसमें? इसके बाद में फिर एक बड़ा फेमस गेट है, वो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, विच इज हैडमार्ड गेट। ये भी एक सिंगल क्यूबिट गेट है और ये बड़ा मशहूर गेट है। आपने शायद इसका नाम जो है वो क्वांटम कंप्यूटेशन में बहुत दफा सुना हो। सो हैडमार्ड गेट का जो काम है वो है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच के साथ। ठीक है, तो सेम वही सिंबल इसका आएगा कि एक बॉक्स है जो हैडमार्ड गेट कहलाता है, उसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट होगी। और इसका जो बेसिक काम है वो है, याद है आपको मैंने एक दफा कहा था कि बहुत सी बेसिस होती हैं, सिंगल क्यूबिट बेसिस होती हैं, जिसकी चॉइसेस मैंने बताई थी कि आप 0 1 ले सकते हैं बेसिस, या आप प्लस और माइनस बेसिस भी ले सकते हैं, या आप आई और माइनस आई बेसिस भी ले सकते हैं। तो ये मैंने अ, पिछले लेक्चर्स में ये चीज मैंने आपको बताई थी। अच्छा, अब्दुल्ला का सवाल है कि क्या सिंगल क्यूबिट इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है क्योंकि ये पॉली अलजेब्रा ओबे कर रहा है? अम, अगर आपने इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट्स की बात करनी है ना, तो उसके लिए अ, ये सिर्फ याद रखें, जो पॉली स्पिन मैट्रिसेस हैं ये सिर्फ स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो उसके लिए ये अप्लाई होता है। प्रोटॉन भी स्पिन हाफ है, न्यूट्रॉन भी स्पिन हाफ है, क्वार्क्स भी स्पिन हाफ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी सिस्टम जो स्पिन हाफ है उसकी टू टू स्पिन स्टेट्स पॉसिबल होती हैं ना, प्लस माइनस एच बार बाय 2। तो ऐसे सिस्टम्स के लिए आप पॉलीमेट्रिसेस या पॉली अलजेब्रा को इस्तेमाल करते हैं। और हमारा जो क्यूबिट होता है सिंगल क्यूबिट, वो भी 2 लेवल सिस्टम होता है। तो अगर वो 2 लेवल सिस्टम स्पिन पे बेस कर रहा है, तो फिर यस, वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट्स से आपका सिस्टम स्पिन बेस्ड नहीं है, आपके पास आइंस हैं या एटम की ट्रांजिशन लेवल्स हैं, तो वो वहां पे स्पिन तो नहीं होती, लेकिन आप उसको एज अ स्पिन ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, आप जो ट्रांजिशन लेवल होते हैं किसी एटम के, उनमें से 2 एटम्स की एनर्जी डिफरेंस आप निकाल के उसको एज अ 2 लेवल सिस्टम ट्रीट करते हैं। और फिर 2 लेवल सिस्टम के लिए एनी 2 by 2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कैन फॉलो फ्रॉम दी पॉलीस्पिन मैट्रिसेस। तो इसका ये लाजमी मतलब नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन ही होगा या इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए ही पॉली मैट्रिक्स इस्तेमाल होंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये था, एनी 2 level system can be written using the poly matrices or they follow poly algebra। कंडीशन उसके ऊपर ये है कि वो क्वांटम गेट तब बनेंगे जब वो यूनिटरी होंगे और लीनियर ऑपरेटर होंगे। ठीक है, मिल गया जवाब आपको? तो हैडमार्ड गेट जो है वो बेसिकली एक बेसिस को दूसरी बेसिस में चेंज करने के काम आता है। ये हैडमार्ड गेट की। जी, किसी का कोई सवाल है? ओके, मेरे ख्याल वैसे ही कोई इंटरप्शन थी। सो हैडमार्ड गेट क्या करता है कि अगर आपने एक बेसिस आपको दी गई है और उस बेसिस से आपने दूसरी बेसिस में जाना है, तो उसको हैडमार्ड गेट या हैडमार्ड ऑपरेटर के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। सो चेंज ऑफ बेसिस के लिए हैडमार्ड यूज होता है। और ये चेंज ऑफ बेसिस जो है वो यहाँ पे होती है, आ, ये वाली पहली दो जो है, 0 से आप प्लस माइनस में जा सकते हैं और प्लस माइनस से आप 0 में जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हैडमार्ड का काम ये है कि अगर मैं हैडमार्ड को 0 पे अप्लाई करूं तो ये मुझे प्लस दे देगा, और अगर इसको मैं 1 पे अप्लाई करूं तो ये मुझे माइनस दे देगा।
एंड कन्वर्सली अगर मैं इसको प्लस पे अप्लाई करूं तो ये मुझे 0 दे देगा, और अगर मैं माइनस पे अप्लाई करूं तो ये मुझे 1 दे देगा। तो बेसिकली ये बेसिस को चेंज करता है, एक बेसिस से दूसरी बेसिस में ले जाता है आपको। और दूसरा इसका अहम काम जो है वो सुपरपोजिशन बनाना होता है, इसको समटाइम्स सुपरपोजिशन स्टेट्स भी कहा जाता है। कि आपको एक क्यूबिट दिया जाता है, 0 या 1 जो भी है, और वो उस एक क्यूबिट को लेके 0 और 1 दोनों क्यूबिट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना देता है। आपको याद होगा कि मैंने प्लस माइनस स्टेट्स को लिखा था कि क्या होती हैं, जो हमने शायद पहले लेक्चर में ये बात की थी कि जो प्लस स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/√2 0 + 1 के साथ, और माइनस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं 1/√2 0 - 1 के साथ। तो हेडामार्ट बेसिकली क्या कर रहा है कि जब हेडामार्ट के ऊपर हेडामार्ट 0 पे अप्लाई होता है, ठीक है, तो वो उसको 1/√2 0 + 1 में ले जाता है, और ये जो है सुपरपोजिशन कहलाती है, लीनियर सुपरपोजिशन। क्योंकि अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ये 1/√2 0 + 1/√2 1 बनता है। और अब अगर आपको याद हो तो ये और ये जो है इनको मैंने अल्फा बीटा कहा था। तो अगर मैं इसको अल्फा कह दूं और इसको बीटा कह दूं तो ये स्टेट बेसिकली आप यूं लिख सकते हैं, सच दैट कि अगर मैं अल्फा मॉड स्क्वायर प्लस बीटा मॉड स्क्वायर करूं तो वो आएगा 1/2 + 1/2 विच इज इक्वल टू 1, जो अगर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया है कि हेडामार्ट गेट ने एक क्यूबिट लिया, सिंगल क्यूबिट, और उसकी उसको सुपरपोजिशन स्टेट उसकी पैदा कर दी। तो चूंकि क्वांटम इंफॉर्मेशन या क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसकी जो पावर है वो सुपरपोजिशन की वजह से है। यानी आप आगे हम क्वांटम पैरेललिज्म देखेंगे कि जहाँ पे हम पैरेलल कंप्यूटिंग करते हैं कि एक ही कमांड के थ्रू हम जो है वो बहुत सारे क्यूबिट्स को इकट्ठा ट्रीट कर सकते हैं। तो वो काम तब होता है जब आप उनकी सुपरपोजिशन क्रिएट करते हैं। सो चूंकि सुपरपोजिशन में ही क्वांटम कंप्यूटेशन की सारी पावर छुपी हुई है, तो लिहाजा आपको एक ऐसा गेट लाजमी चाहिए होगा जो क्यूबिट्स की सुपरपोजिशन कायम कर सके। सो हेडामार्ट गेट जो है ये सुपरपोजिशन कायम करता है। साकिब का सवाल है कि क्या ये प्लस और माइनस जो है ये लैडर ऑपरेटर्स हैं? नो, ये बस एक नाम है, ठीक है। प्लस जो है वो ये प्लस इस्तेमाल किया है यहाँ इन दोनों के दरमियान जो प्लस आता है उसके लिए, और जो माइनस इस्तेमाल किया है वो इन दोनों के दरमियान जो माइनस आता है उसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसका ताल्लुक जो है वो उसके साथ है या नहीं, लैडर ऑपरेटर्स के साथ। मेरा ख्याल है कि आप लैडर ऑपरेटर कह रहे हैं क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की सेंस में, यही बात है। यानी लैडर ऑपरेटर आपने वही पढ़े होंगे ना, ए डैगर वगैरह, उसकी उसी की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक उसकी फॉर्म में किया जा सकता है, मुझे अब एग्जैक्टली उसकी फॉर्म याद नहीं है, बट इतना मुझे पता है कि जो हम सिंगल क्यूबिट ऑपरेटर्स हैं उनको हम रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके लिए उसका कोई कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मसलन आप सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को मिला के जो है वो ए डैगर बना सकते हैं, और ए भी बना सकते हैं, जो कि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर होते हैं। बट यहाँ पे हम मेरा ख्याल एक जनरल टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो आप इसको यूं ही समझेंगे, यहाँ प्लस से मुराद जो है ना वो सिर्फ ये है कि ये 0 और 1 की प्लस सुपरपोजिशन है, और ये माइनस जो है ये 0 और 1 की माइनस सुपरपोजिशन है। तो यहाँ पे मैं इस सेंस के अंदर इसको प्लस माइनस कह रहा हूँ। अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप कोई और नाम रख लें इसका, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हेडामार्ट गेट है। अब अगर आप इसकी इसीलिए ये जो प्लस माइनस बेसिस है ना, इसको समटाइम्स हेडामार्ट बेसिस भी कहते हैं, शायद आपने कहीं पे सुना हो, क्योंकि ये प्लस माइनस भी एक बेसिस है, तो इस बेसिस को समटाइम्स
हैडामार्ट बेसिस भी कहा जाता है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि बेसिस जो है वो यूनिक नहीं होती, आपकी चॉइस है कि कौन सी बेसिस आप यूज करते हैं। बट हैडामार्ट बेसिस इज स्पेशल बिकॉज इट क्रिएट्स द सुपरपोजिशन ऑफ अ सिंगल क्यूबिट। ठीक है, और इस तरह माइनस में भी आप इसी तरह कर सकते हैं। अब हैडामार्ट की जो मैट्रिक्स फॉर्म है दैट इज 1/√2 और 1 1 1 - 1। तो ये है जी हैडामार्ट की मैट्रिक्स फॉर्म। और ये आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाउ डू वी नो द मैट्रिक्स फॉर्म? सेम जो मैं पहले करता था, मुझे ये पता है कि जब h ने 0 पे लगना है तो उसने मुझे 1/√2 0 + 1 देना है। ठीक है, अब अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म इस्तेमाल करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं h 1 0 = 1/√2 1 1। इसी तरह से अगर मैं h को 1 पे अप्लाई करूं तो ये होगा 1/√2 0 - 1। एंड देन इसकी भी मैट्रिक्स फॉर्म आप लिख लें 0 1 1/√2, तो ये होगी 1 - 1। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें, इसको और इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि जो h है दैट इज बेसिकली फर्स्ट आइगन वेक्टर ये वाला और दूसरा आइगन वेक्टर माइनस ये वाला। सो दिस इज दी हैडामार्ट। तो बेसिकली ये जो वेक्टर्स आ रहे होते हैं ना, इन्हीं वेक्टर्स को आप कॉलम्स में लिख दें तो आपका मैट्रिक्स बन जाता है। और या दूसरे लफ्जों में आप इसको सॉल्व कर लेना। अब आपके पास h अननोन मैट्रिक्स है जिसको आपने निकालना है, तो उसके लिए आप कॉम्प्लेक्स टर्म ट्रांसपोज ले लें, या इसको जो है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका ये जो रिजल्ट है ये आ जाएगा। हैडामार्ट की जो मैट्रिक्स फॉर्म है ये आ जाएगी। इसी को फिर आप चाहें तो आउटर प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 0 प्लस 1 और माइनस। तो इसका मतलब ये है कि ये 0 को प्लस में ले जाता है और 1 को जो है वो माइनस में ले जाता है। तो दिस इज द आउटर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द हैडामार्ट गेट। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हैडामार्ट इज यूनिटरी मैट्रिक्स। कैसे कि आप h डगर h लेंगे, अब जब h डगर करेंगे तो वो आएगा 1/√2, तो 1 1 एंड देन 1 - 1 एंड देन फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1/√2 1 1 - 1 एंड देन ये बन जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1 1 1 - 1 1 1 1 - 1। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये होगा सो दिस विल बी 1 × 1 + 1 × 1 2। इसी तरह 1 - 1 0 1 - 1 0 1 + 1 is 2। और अगर 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये आंसर आ जाएगा 1 0 0 1। सो h डैगर h जो है दैट इज इक्वल टू i। तो अगर किसी मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाए तो वो यूनिटरी होता है। सो हैडामार्ट गेट इज ऑल्सो अ यूनिटरी ऑपरेटर। ठीक है, सो ये सारी डिस्कशन थी कुछ सिंगल क्यूबिट गेट्स के हवाले से। तो आइंदा जो है हैडामार्ट गेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा जब हम क्वांटम गेट्स वगैरह लिखेंगे, ये सर्किट्स बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि जब भी किसी एल्गोरिदम के अंदर या किसी सर्किट के अंदर क्यूबिट की सुपरपोजिशन कायम करनी होगी तो हम ये वाला गेट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और इस गेट को इस्तेमाल करने का मतलब होगा कि क्यूबिट से ये वाला मैट्रिक्स जो है आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0 को प्लस कर देगा और 1 को माइनस कर देगा, और रिवर्स भी होगा, प्लस को 0 कर देगा और माइनस को 0 कर देगा। तो एक बेसिस से दूसरी बेसिस में ट्रांसफॉर्म करवाता है। अहमद रजा का सवाल है कि अगर कोई गेट यूनिटरी ना हो तो हम किसी तरीके से उसको यूनिटरी बना सकते हैं। एक तरीका है कि अगर यानी अगर किसी बड़े एक यूनिटरी मैट्रिक्स एक नॉन यूनिटरी मैट्रिक्स को एक बड़े यूनिटरी मैट्रिक्स के जुज के तौर पे अगर आप लिख सकें तो फिर आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं। और एक बड़ा मैट्रिक्स आपको यूनिटरी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है नॉन यूनिटरी मैट्रिक्स से। ठीक है, उसको स्पार्स मैट्रिक्स भी बोलते हैं शायद।
बट जो भी बात हो, क्वांटम गेट आखिरकार यूनिटरी होना चाहिए, क्योंकि क्वांटम गेट जो है वो एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक लीनियर वेक्टर स्पेस पे लग रहा है, जिसमें हम स्टेट की नॉर्म जो है उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमारी स्टेट के अंदर है वो लॉस ना हो। तो इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो किसी स्टेट के अंदर होती है वो उसकी नॉर्म होती है, तो इसलिए नॉर्म को प्रिजर्व करवाना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका नॉन यूनिटरी मैट्रिक्स भी है तो आपने उसको किसी तरह यूनिटरी सिस्टम का हिस्सा बनाना होता है। एक क्वेश्चन है कि इन क्वांटम कंप्यूटर व्हाट डज दिस गेट्स टेल अस इन फिजिकल सेंस। तो ये मैंने लेक्चर के स्टार्ट में इस पे काफी बात की है। फिजिकल सेंस में बेसिकली आप एक जो आपका जो स्टेट वेक्टर है उसके ऊपर आप उसके ऊपर आप कंट्रोल्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं, और फिजिकली आरएफ पल्सेस या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस होती हैं आप अपने फोटॉन्स पे या इलेक्ट्रॉन्स पे डालते हैं ना अपने सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए। तो गेट उस चीज को, उस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है स्पिन अप में और मैं उसके ऊपर एक लेजर मार के उसकी स्पिन डाउन करता हूँ, तो ये जो मैंने लेजर उसके साथ इंटरेक्ट करवाई है ना, ये क्वांटम गेट अप्लाई किया है। तो ये उसकी फिजिकल मीनिंग होती है। या आरएफ पल्स है या कोई भी पल्सेस होती हैं बेसिकली जो आप अप्लाई करते हैं। किसी का और कोई सवाल ऑडियंस में से, यूट्यूब पे से? चलें नेक्स्ट चलते हैं जी, 2 क्यूबिट गेट्स के ऊपर। तो जैसे हमने सिंगल क्यूबिट की बात की थी, ऐसे ही अब 2 क्यूबिट गेट्स पे आ जाते हैं। 2 क्यूबिट गेट्स बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन एक दो मशहूर जो 2 क्यूबिट गेट्स हैं, अब उन्हीं की बात हम करेंगे, टाइम भी हमारे पास कम है। तो सबसे मशहूर बेसिकली 2 क्यूबिट गेट होता क्या है? 2 क्यूबिट गेट ये होता है कि फर्ज करें आपके पास एक क्यूबिट है Q1 और एक आपके पास क्यूबिट है Q2। ठीक है, ये 2 क्यूबिट्स हैं। तो एक तो 2 क्यूबिट गेट पे ऑपरेशन का मतलब होता है कि मैं हर क्यूबिट पे अलग अलग ऑपरेशन करूं, तो इसको हम 2 क्यूबिट गेट नहीं बोलेंगे। हमारे 2 क्यूबिट गेट से मुराद ये है कि हम इनके ऊपर ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, यानी एक गेट अप्लाई करते हैं जो इन दोनों क्यूबिट्स के ऊपर अप्लाई होता है एक साथ। ठीक है, तो इसको हम 2 क्यूबिट गेट बोलते हैं। तो ये एक चीज ये ध्यान में आपने रखनी है। ये अक्सर मिसकंसेप्शन होती है लोगों में कि 2 क्यूबिट का मतलब, गेट का मतलब होता है कि जो 2 क्यूबिट्स पे लगे अलग अलग। तो अलग अलग नहीं लगेगा बल्कि ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। ठीक है। तो एक बड़ा मशहूर जो है 2 क्यूबिट गेट वो है कंट्रोल्ड नॉट गेट, जिसको शॉर्ट के तौर पे C0 लिखा जाता है, और कुछ लोग इसको CX भी लिखते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ 2 क्यूबिट गेट, और अक्सर क्वांटम सर्किट्स में आप इसको देखेंगे, तो इसलिए मैं इसको इंट्रोड्यूस जो है वो करवाना चाहता हूँ। 2 क्यूबिट गेट्स बेसिकली करते क्या है कि आपके पास एक स्टेट है, याद है 2 क्यूबिट स्टेट हमने लिखी थी लास्ट टाइम? जनरल क्यूबिट स्टेट कैसे लिखी जाती है? साई इक्वल्स, लेट्स से कोएफिशिएंट है उसके अल्फा 00, अल्फा 01, अल्फा 10। ये मैं नाम जरा कोएफिशिएंट्स को चेंज करके दे रहा हूँ बस। तो ये एक 2 क्यूबिट स्टेट है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं एक 2 क्यूबिट गेट लगाऊं, ठीक है, और उसको मैं लिखूं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, तो याद है कल मैंने ये लिख के भी बताई थी, तो उसकी ये फॉर्म बनेगी, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 00 01 10 और 11 इस बेसिस की मैंने वेक्टर फॉर्म इंट्रोड्यूस की है। उसको आप यहाँ पे प्लग इन करें, और तो आपकी ये जो स्टेट है ये वाली स्टेट बन जाएगी। सो दिस इज योर साई नाउ। जब इसके ऊपर आप यू अप्लाई करेंगे तो ये स्टेट के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। लेट्स से जो नए कोएफिशिएंट्स हैं उनको मैं बीटा कह लेता हूँ। तो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन। अब आप देखेंगे ये जो कॉलम वेक्टर हैं ये 4 क्रॉस
1 के हैं, तो इसका मतलब है कि जो ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगा ये 4x4 का होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि इसकी रोज और कॉलम्स, यानी रोज और कॉलम्स की मिकदार इन वेक्टर के एलिमेंट्स की मिकदार के बराबर होनी चाहिए। सो इट शुड बी अ 4x4 मैट्रिक्स, ठीक है। सो 2 क्यूबिट गेट, जो भी 2 क्यूबिट गेट्स होंगे वो 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे, 2x2 के नहीं होंगे। तो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस जो थे वो 2x2 के थे, लेकिन जो 2 क्यूबिट गेट्स हैं ये 4x4 के होंगे, ठीक है। अच्छा, अब सी नॉट गेट का जो फंक्शन है वो क्या है, क्या करता है ये सी नॉट गेट? सी नॉट गेट बेसिकली, इसको सी नॉट को मैं एस ई एक्स लिखूंगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया भी था कि इसको लोग इस तरह से भी लिखते हैं। सो सी एक्स जब 0 0 पे लगता है तो ये उसको कुछ नहीं कहता। ये जब 0 1 पे एक्ट करता है तो उसको भी कुछ नहीं कहता। लेकिन जब ये सी एक्स 1 0 पे एक्ट करता है तो ये इस तरह एक्ट करता है कि इसको 1 1 बना देता है, और इसी तरह जब ये 1 1 पे एक्ट करता है तो ये इसको 1 0 बना देता है। सो दिस इज द बेसिक ट्रुथ टेबल ऑफ कंट्रोल नॉट गेट, ठीक है। और इसमें कुछ लोग इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। कंट्रोल नॉट का मतलब ये है कि कंट्रोल नॉट गेट चूंकि दोनों गेट्स पे इकट्ठा लगता है, तो ये पहले और दूसरे गेट दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। और वो किस तरह करता है उसकी रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। कि फर्ज करें आपके पास ये पहला क्यूबिट है, इसको मैं Q1 कह लेता हूँ, और ये मेरे पास दूसरा क्यूबिट है, इसको मैं Q2 कह लेता हूँ। अब मैं ये सर्किट फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ। तो इस क्यूबिट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ये वाला जो ऑपरेशन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एक्स गेट है। तो इस लॉजिक के मुताबिक जो यहाँ पे लॉजिक लिखी हुई है, हमें नजर आ रहा है कि सी नॉट गेट जो है वो क्यूबिट 1 और क्यूबिट 2 को आपस में इस तरह कनेक्ट करता है कि ये पहले क्यूबिट को देखता है कि उसकी वैल्यू क्या है, और उसके हिसाब से दूसरे क्यूबिट के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाता है, और वो ऑपरेशन एक्स गेट है। और अगर इस लॉजिक को देखें तो वो बेसिकली क्या कर रहा है कि जब भी पहला क्यूबिट 0 होता है तो वो पूरे सिस्टम को चेंज नहीं करता, आपकी स्टेट को चेंज नहीं करता। लेकिन जब पहला क्यूबिट 1 होता है तो वो दूसरे क्यूबिट की स्टेट को चेंज कर देता है। तो इसलिए समटाइम्स ये जो पहला क्यूबिट है इसको बोलते हैं कंट्रोल क्यूबिट, और जो दूसरा क्यूबिट है इसको बोलते हैं टारगेट क्यूबिट। तो कंट्रोल क्यूबिट का मतलब है कि वो पहले क्यूबिट को सिर्फ देखता है, यानी ये कंट्रोल कर रहा है कि तुमने कुछ करना है दूसरे क्यूबिट के साथ कि नहीं। तो इधर से इधर वाला जो ऑपरेशन है ये तब होगा जब इस कंट्रोल के ऊपर 1 वैल्यू आएगी, यानी फर्स्ट क्यूबिट पे जब 1 वैल्यू आएगी, यानी जब कभी यहाँ पे 1 आएगा, यानी अगर यहाँ पे 0 आएगा तो ये क्यूबिट यहाँ से सीधा आगे निकल जाएगा, कुछ नहीं कहेगा सेकंड क्यूबिट को। लेकिन जब यहाँ पे 1 आएगा तो ये क्यूबिट अपना ऑपरेशन इधर से इधर ले आएगा। तो समझ लें कि यहाँ पे आपने एक चौकीदार बिठा के रखा हुआ है जो कंट्रोल कर रहा है कि किसको आने देना है और किसको नहीं आने देना है। जिसको आगे जाने देना है वो होंगे जिनके पास पहला क्यूबिट 0 लेके आ रहा होगा, लेकिन जो पहला क्यूबिट 1 अपने साथ लेके आ रहा होगा उसको ये चौकीदार जो है वो दूसरे क्यूबिट पे भेज देगा, और वहां जाके वो जो है वो शोर मचाएगा, जिसको हम एक्स गेट का नाम देंगे। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो दिस इज द कंट्रोल नॉट गेट, ठीक है। आई होप कि मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी है। इसकी अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म लिखना चाहते हैं कंट्रोल्ड नॉट गेट की, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म लिखें तो उससे आपको पता चल जाएगा, यानी ये चार जो इक्वेशंस बनेंगी ना वेक्टर्स की, तो इनसे आप उसकी फॉर्म लिख सकते हैं, बिल्कुल जैसे आपने सिंगल क्यूबिट गेट में किया था। यहाँ भी वही काम करना है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स फर्ज करना है 4x4, और वो आपकी चार इक्वेशनें यहाँ पे बनेंगी, उनको अब आप यहाँ पे अप्लाई करें। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, ये किसी ने बताया नहीं मुझे। ये हाँ, तो ये चार इक्वेशंस जो हैं इनको आप रीअरेंज करें मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो मिसाल के तौर पे
पहली को मैं लिख देता हूँ, फर्ज करें। सो सी एक्स को मैं लगाऊंगा 0 0 क्या था, किसी को याद है कि 0 0 स्टेट क्या थी? 1 0 0 था, मेरा ख्याल है शायद ये वाली थी। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूँ किसको, इस वाली स्टेट को, इस वाली इक्वेशन को। एंड दिस विल बी इक्वल टू, तो इस तरह से एक इक्वेशन मेरे पास बन गई। इसी तरह से आप ये दूसरी इक्वेशन को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, तीसरी को भी, चौथी को भी। तो अगर आप ये सारा कुछ करें तो आपको पता चलेगा कि जो कंट्रोल नॉट गेट का मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह का है। जीरो वन वन जीरो, ठीक है। सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ कंट्रोल नॉट गेट। इसी को लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ एक दफा। सो दिस विल बी C will be equal to 1, Cx will be 0 0 0, and then 0 1 0 0, 0 0 0 0, 0 1 1 0। अच्छा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स पता हो तो ये इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, लेकिन ये हायर डिमेंशन में डायगोनल है। वो इस तरह से कि इसी मैट्रिक्स को यूं भी लिखा जा सकता है। ये एक 4x4 मैट्रिक्स है ना, तो इसी मैट्रिक्स को मैं यूं भी लिख सकता हूँ। इसको मैं 2x2 मैट्रिक्स बना सकता हूँ जिसके अंदर भी 2x2 मैट्रिक्स हैं। तो पहला मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, दूसरा है नल नल, और ये चौथा अगला जो है ये है जी, अब इसका नाम पता नहीं क्या रखते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, आई डोंट नो, इसका उसका मुझे नाम नहीं याद। चले, आई इनवर्स आप कह रहे हैं, पता नहीं, मुझे अब कंफर्म नहीं है तो इसलिए मैं लिखूंगा नहीं थोड़ा। लेकिन आप देख सकते हैं जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, तो बेसिकली ये डायगोनल के ऊपर दो मैट्रिक्स आ रहे हैं, बाकी सारा जीरो है। ठीक है, तो डायगोनल पे जब दो मैट्रिक्स आ रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं कि जो 4 डायमेंशनल स्पेस है उसको दो टू डायमेंशनल सबसेट सब स्पेसेस में डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो सब स्पेसेस हैं उनके ऊपर फिर आप ये क्यूबिट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सब स्पेसेस में मुझे नजर आ रहा है कि वो पहले क्यूबिट को कुछ नहीं करेगा, लेकिन दूसरे क्यूबिट को वो इन्वर्स कर देगा। ठीक है, सो एनी हाउ उस डिटेल में नहीं जाना चाहिए, ये तो बस एक मुझे नजर आई चीज तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। नाउ अब करते हैं इसकी डिकम्पोजिशन फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेट्रिक्स की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, और इसको आउटर प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 0, क्योंकि ये इसको कुछ नहीं करता तो इसको मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, और प्लस जो है 1 1, और इसके साथ एक्स गेट आता है। तो ये वो बात थी जो मैंने पहले भी की थी कि सेकंड क्यूबिट के ऊपर ये एक्स गेट अप्लाई करता है। जब पहला क्यूबिट 1 होता है तो वो सेकंड क्यूबिट के ऊपर एक्स गेट अप्लाई कर देता है। पहला क्यूबिट 0 होता है तो वो सेकंड क्यूबिट को कुछ नहीं कहता। तो दिस इज द आउटर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द सी नॉट गेट। और मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, अच्छा, दूसरी बात, चेक कर लें कि जो सी नॉट है ये भी यूनिटरी होता है। तो ये मैं अब आप पे छोड़ूंगा क्योंकि ये 4x4 का मैट्रिक्स है। यू कैन इजीली चेक कि जब आप सी एक्स डैगर सी एक्स करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, which is a identity matrix, a 4x4 identity matrix.
तो इससे ये साबित होता है कि जो सी नॉट है, अगरचे ये 2 क्यूबिट का गेट है, बट इट्स यूनिटरी गेट। ठीक है, तो दिस यू कैन चेक। और भी बहुत से काम इसके साथ किए जा सकते हैं। अ, अगर प्लस माइनस में देखा जाए तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं इससे रिलेटेड करना चाह रहा हूँ, तो चलें वो भी कर लेते हैं। फर्ज करें कि मैं एक सी नॉट गेट लेता हूँ और उसको मैं जीरो और प्लस पे अप्लाई करता हूँ। फर्ज करें मुझे ये स्टेट दी गई है और मुझे कहा जा रहा है कि इसके ऊपर आप सी नॉट गेट अप्लाई करें। तो अब ये आप करके देखिएगा, अगेन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन चलें एक मैं कर देता हूँ, बाकी फिर मैं नहीं करूंगा। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये जीरो और प्लस स्टेट जो है उसकी जगह पे आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, 0 + 1। और अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा हुआ है CX, ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 को, तो ये है 0 0 + 0 1। अब अगर मैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो चूंकि जो कंट्रोल नॉट गेट है ये लीनियर ऑपरेटर है, तो इसलिए ये इस स्टेट पे और इस स्टेट पे अलग अलग अप्लाई होगा ड्यू टू लिनियरिटी। तो CX 0 0 और CX 0 1। तो आपको याद है जो मैंने बताया था, इसका ऑपरेशन क्या होता है कि जब तक पहला क्यूबिट 1 नहीं होता ये कुछ नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये दोबारा से यही आ जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब है कि मैं इसको दोबारा अगर लिखूं इस तरह से कि मैं जीरो में से ले लूं टेंसर प्रोडक्ट विद 0 + 1, तो ये मुझे इजाजत है। ठीक है, ये मैंने क्या किया है कि इस स्टेट को मैंने टेंसर प्रोडक्ट ऑफ 0 और 0 + 1 लिखा है। तो टेंसर प्रोडक्ट मुझे ये अलाउ है, मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ। तो अगर आप इसको रीअरेंज करें तो ये बन जाता है 0 × टेंसर प्रोडक्ट 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, 0 + 1। और अब आप देखें ये कौन सी स्टेट है, ये प्लस स्टेट है, सो आई कैन राइट इट एज 0 × प्लस। तो मैंने CX को 0 और प्लस पे लगाया है और आंसर मुझे क्या मिला है, फिर 0 और प्लस मिला है। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी और भी चेक कर सकते हैं। मसलन अगर मैं CX को 1 और प्लस के ऊपर लगाऊं तो तब भी यही होगा, इसका आंसर फिर 1 और प्लस ही आएगा। लेकिन अगर मैं CX को 1 और माइनस पे लगाऊं तो ये आंसर आएगा -1 माइनस। इसको अब आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क की समझ लें। लेकिन जो एक अहम केस है जिसके लिए मैं ये आपको करवा रहा हूँ वो ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे पहला क्यूबिट जो है वो प्लस माइनस हो। इन सब में क्या था कि पहला क्यूबिट 0 या 1 होता था। तो दो सूरतें और भी हो सकती हैं जिसमें कि 0 और माइनस, प्लस माइनस पहले आएगा और 1 और 0 बाद में आएगा। तो उसकी एक मिसाल अगर यहाँ पे ली जाए, इसके साथ 1 लिखूं और इसको अगर आप अब करके देखें, मैं नहीं करूंगा इसको डिटेल में, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर कुछ इस तरह का आएगा। प्लस में प्लस आएगा, माइनस में माइनस। अब ये मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है ना, जिस तरह मुझे मेरे पास यहाँ पे एक स्टेट आई थी तो ऐसे ही यहाँ पे ये वाली स्टेट बनेगी। अब अगर आप इसको कुछ भी कर लें तो ये जैसे पहले हमने टेंसर प्रोडक्ट की शक्ल में दो इंडिपेंडेंट लिखे थे, अब हम नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि मैं अगर 0 लेफ्ट से लूं तो यहाँ पे 0 नहीं है, और अगर मैं 1 राइट से लूं तो यहाँ पे 1 नहीं है। तो ये एक ऐसा क्यूबिट मैंने बना दिया है जिसको अब 2 सिंगल क्यूबिट्स के टेंसर प्रोडक्ट के तौर पे नहीं लिखा जा सकता। मतलब दिस कैन नॉट बी रिटन एज ए 2 सिंगल क्यूबिट्स, ठीक है, psi 1 क्रॉस psi 2। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको मैं 2 सिंगल क्यूबिट के टेंसर प्रोडक्ट में नहीं लिख सकता। तो ये जो खास किस्म का क्यूबिट है इसको बोलते हैं इंटेंगल्ड क्यूबिट।
तो इसलिए सी नॉट गेट जो है उसको हम इंटेंगल क्यूबिट बनाने के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकेंगे। इज दैट क्लियर? कि सी नॉट जो है ये इंटेंगल क्यूबिट क्यूबिट करवाता है। अगर आपका कोई ऐसा ऑपरेटर है जो अप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो दोबारा से टेंसर प्रोडक्ट उसका करवा सकता है, टेंसर प्रोडक्ट ऑफ टू सिंगल क्यूबिट्स करवा सकता है, फैक्टराइजेशन उसकी हो सकती है, ठीक है। तो वो टू क्यूबिट नहीं होगा, टू क्यूबिट गेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है टू क्यूबिट गेट के अंदर कि वो एंटेंगलमेंट का काम करता है। तो ये बस एक फनी चीज थी, तो मैंने इसलिए सोचा कि इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आमना, आपका सवाल है वन पर अप्लाई करने से तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होना चाहिए। मैं समझा नहीं किस स्टेप पे आप बात कर रहे हैं। पहले मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई कि किससे रिलेटेड है। तो अगला सवाल ये था कि इंटेंगल क्यूबिट को रिपीट। जी जी, जी करें सवाल। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। सॉरी, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। मुझे आपकी आवाज नहीं सही आ रही आपकी। इस पेज पे कहीं पे आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो। हाँ जी, मैंने ये कहा था कि कंट्रोल नॉट गेट एक्स गेट अप्लाई करता है सेकंड क्यूबिट पे जब पहला क्यूबिट आपका वन पर होता है। बिल्कुल कहा था। तो अगर आपका सवाल यहाँ से रिलेटेड है तो इसमें फर्स्ट क्यूबिट जीरो ही है। तो अगर फर्स्ट क्यूबिट जीरो है तो सेकंड क्यूबिट का कुछ नहीं होगा, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। इसी से रिलेटेड आपका सवाल। यहाँ पे वो चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो के को प्लस के साथ लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने प्लस को पहले कन्वर्ट करना है, फिर सी एक्स उसके ऊपर अप्लाई करना है। और सी एक्स जब मैं अप्लाई करूंगा तो मैं पहले क्यूबिट को देखूंगा, पहला क्यूबिट जीरो है तो सेकंड क्यूबिट को कुछ नहीं होगा, एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। इधर भी पहला क्यूबिट जीरो है तो सेकंड क्यूबिट को कुछ नहीं होगा। जब मैं पहला और सेकंड क्यूबिट की बात कर रहा हूँ तो टेंसर प्रोडक्ट वाले क्यूबिट्स की बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट क्यूबिट्स की नहीं। मतलब ये दोनों टेंसर प्रोडक्ट है ना। और इसी तरह से बाकी में भी आप पहले इसको प्लस और माइनस को कन्वर्ट करेंगे जीरो वन में, और फिर आप इसके ऊपर कंट्रोल नॉट गेट अप्लाई करेंगे। आई होप कि ये इसी से रिलेटेड था आपका सवाल। चलें आगे चलते हैं। कंट्रोल्ड जी सर गेट एक। हाँ सर जी अस्सलाम बताएं। वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, बताएं। सर वो मैं आपसे क्वेश्चन ही कर रही थी, आपकी जो पीछे वाली स्लाइड्स हैं, एक मिनट आप पीछे करेगा। एक मिनट। जहाँ पे मैंने कंट्रोल नॉट गेट की बात की है। जी जी, कंट्रोल नॉट की गेट, कंट्रोल नॉट जिसमें आपने बात की है ना। दिस वन, इसकी बात कर रहे हैं आप। जी सर, ये जो आपने दूसरी एग्जाम्पल लिखी है ना, जब वन और प्लस वाले में, तो आपने इक्वल्स टू के बाद वन और प्लस ही लिखा हुआ है, तो मैं ये आपसे ही पूछ रही थी कि प्लस स्टेट कन्वर्ट नहीं होगी माइनस में, हाँ एक्स यही मैं गेट। अर्ज कर। जी जी, मैं यही बता रहा था, कंट्रोल नॉट गेट जो है ना वो जीरो वन पे लगता है, प्लस माइनस पे नहीं लगता है। सही सही, जैसे ठीक यहाँ है पे सर। देखें, मैंने प्लस को पहले जीरो वन में कन्वर्ट किया है जी और फिर मैंने उसके ऊपर कंट्रोल नॉट गेट अप्लाई किया। ऐसे ही यहाँ पे भी आप पहले प्लस या माइनस स्टेट को जीरो वन में ले जाएंगी
और उसकी ये वाली फॉर्म बनाएंगी और फिर उसके ऊपर कंट्रोल नॉट गेट लगेगा, क्योंकि जो बेसिस है 2 क्यूबिट गेट की वो 0 1 है, प्लस माइनस नहीं हम यूज कर रहे। कंट्रोल नॉट को मैंने 0 1 बेसिस के अंदर डिफाइन किया है। इसको आप प्लस माइनस बेसिस में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट होगा। बट अभी जो मैंने डिफाइन किया है वो 0 1 बेसिस में डिफाइन किया है, विच मीन्स कि कंट्रोल नॉट गेट तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक आप 0 और 1 में अपने क्यूबिट को नहीं ले जाते। वो प्लस माइनस पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है सर, बिकॉज जज़ाकिल्लाह। इट्स नॉट अ ठीक सिंगल है। क्यूबिट गेट। ठीक, ओके, गुड। किसी और का कोई सवाल या डिस्कशन? ये अच्छा सवाल था आपका, थैंक यू। तो जल्दी जज़ा से एक और, एक या दो गेट्स और हैं, मैं अब फटाफट उनको खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म है। तो एक गेट है जिसको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, जिसको बोलते हैं कंट्रोल्ड जी गेट। जैसे में कंट्रोल्ड एक्स गेट है ना, ऐसे ये कंट्रोल्ड जी गेट भी होता है। ये भी आपने शायद कहीं सुना हो या देखा हो। इसको समटाइम्स सी जी लिखते हैं, ठीक है। सो कंट्रोल्ड एक्स की तरह कंट्रोल्ड जी का भी कुछ ना कुछ जो है वो काम होता है। सो कंट्रोल जी गेट को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है कि ये फर्ज करें आपका फर्स्ट क्यूबिट है, तो ये दूसरा क्यूबिट है, और यहाँ पे ये डब्बा बना के मैं जी गेट अप्लाई करूंगा। ठीक है, ये Q2, और उसी तरह से इसको मैं कन्वर्ट करूंगा कंट्रोल क्यूबिट को टारगेट क्यूबिट के साथ, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इसका जो सर्किट है उसकी जो लॉजिक है वो भी सिमिलर ही है, बस ये है कि एक्स गेट की बजाय जी गेट अप्लाई होगा। तो अगर मैं 0 0 करूंगा तो उसका जवाब फिर 0 0 आएगा, और अगर मैं 0 1 पे अप्लाई करूंगा तो उसका जवाब 0 1 ही आएगा। तो जब तक फर्स्ट क्यूबिट 0 रहेगा, सेकंड क्यूबिट को कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं इसको 1 0 पे अप्लाई करूंगा तो तब भी ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अब नॉट गेट नहीं हम कर रहे। तो जी गेट आपको याद होगा, जी गेट की शक्ल क्या थी पॉलीस्पिन मैट्रिक्स में, ठीक है। तो वो पहले क्यूबिट को कुछ नहीं कहता, दूसरे क्यूबिट के साथ माइनस साइन ले आता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कंट्रोल्ड एक्स गेट से। अच्छा जी, और क्या आ गया? हाँ, 1 1, सॉरी, 1 1 जब आएगा तो तब ये सिर्फ इसको -1 1 करेगा। तो ये इसका बुनियादी ऑपरेशन है। और अब अगर आप इसकी बेस के ऊपर इसकी मैट्रिक्स फॉर्म निकालें तो वो बनती है, फर्स्ट क्यूबिट को कुछ नहीं कहता, और ऑफ डायगोनल 0 होते हैं। सेकंड क्यूबिट में जी गेट आप अप्लाई कर देते हैं 0। हाँ, अब मुझे याद आ गया, वो पहले भी मैंने जो मिस की थी ना चीज, वो एक्स था बेसिकली। जब मैंने कहा था कि ये 4x4 मैट्रिक्स है, और इस 4x4 मैट्रिक्स को आप 2x2 मैट्रिक्स के की डायगोनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, और यहाँ पे जी आ जाएगा। जैसे कि सी एक्स को भी आप इसी तरह लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, एक्स गेट। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं डायगोनल फॉर्म ऑफ द मैट्रिसेस। एनी हाउ, तो जी गेट को भी इस तरह से लिखा जा सकता है। सो इसमें भी ये भी चूंकि 2 क्यूबिट गेट है, तो इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इसको जी को 1 और प्लस पे अप्लाई करवाऊं तो चलो एक एग्जांपल कर ले, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, सो माइनस आएगा, ठीक है। इसी तरह बाकी भी आप पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी इसके अंदर जो है वो ये है कि अगर आप इसको प्लस प्लस पे अप्लाई करवाएं, और ये आप करके देखें, तो आप देखेंगे इट कैन नॉट बी रिटर्न एज psi 1 क्रॉस psi 2, ठीक है। इसका मतलब है कि ये भी, ये वाला जो ऑपरेशन है ये इंटेंगलमेंट पैदा करेगा। तो 2 क्यूबिट गेट्स की ये निशानी होती है कि उनमें आप इंटेंगलमेंट पैदा करवा सकते हैं। तो दिस इज कंट्रोल जी गेट। फिर आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये भी जो है वो यूनिटरी है, यानी सी जी डैगर को सी जी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आएगा, एंड सो ऑन। एक और गेट है
जिसको बोलते हैं स्वैप गेट। ये भी 2 क्यूबिट गेट है। और स्वैप गेट बड़ा सादा सा गेट है। इसमें बेसिकली आप फर्स्ट क्यूबिट लेते हैं और सेकंड क्यूबिट लेते हैं, और बेसिकली ये जो साइन है इसका, ये बता रहा है कि आप इसको स्वैप करते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड क्यूबिट को आपस में अदल बदल कर देते हैं, तो अदल बदल करने को स्वैपिंग कहते हैं। सो दैट्स अ स्वैप गेट। स्वैप गेट की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसको स्वैप ही लिखते हैं लोग। तो ये 0 0 को जो है 0 0 में ही रहने देता है, 0 1 को ये 0 1 में ही रहने दे 1 0 में कर देता है। ये बेसिकली 0 और 1 को स्वैप करता है। तो 1 0 को ये 0 1 कर देता है, और 1 1 को जो है ये 1 1 ही रहने देता है। तो ये देखें, सिर्फ यहाँ पे इसने अपना असर दिखाया है कि जहाँ पे 1 आएगा तो इसको 0 कर देगा, जहाँ पे 0 आएगा उसको ये 1 कर देगा। तो इसीलिए इसको, इसका जो क्रॉस है आप देखें दोनों लाइनों पे लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो भी क्यूबिट यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से पहुंचे या यहाँ से पहुंचे, ये उसको स्वैप कर देगा, यानी 0 को 1 बना देगा, 1 को 0 बना देगा। स्वैप गेट की भी मैट्रिक्स फॉर्म होती है। वेरी क्विकली मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में यूट्यूब पे आप इसकी रिकॉर्डिंग देख के तसल्ली से आप इसको समझ लीजिएगा। बट दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ स्वैप गेट। और इसी तरह से अ, आप इसकी दूसरी फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्वैप गेट जो है ये इंटेंगलिंग गेट नहीं है, ठीक है, नॉट एन इंटेंगलिंग गेट। ये इंटेंगलमेंट नहीं पैदा करता। बट इसकी आप यूनिटैरिटी चेक कर सकते हैं कि ये यूनिटरी होता है, ठीक है। वो उसी तरह से आप डैगर डैगर के साथ मल्टीप्लाई करें इसको, अगर आइडेंटिटी आ गया तो यू कैन अप्लाई दैट, ठीक है। अजी स्वैप करता है अपोजिट एंट्री को, ठीक है। मतलब ये 1 1 को इसलिए नहीं कर रहा, यानी यहाँ पे ये 0। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये 0 को इसने 1 क्यों नहीं किया यहाँ पे? वो इसलिए कि ये स्वैप तब करता है जब डिफरेंट क्यूबिट्स आ रहे हो, ठीक है। सो ये इसकी डेफिनेशन है कि जब, मतलब यहाँ पे किसको 0 से 0 को स्वैप करेगा, कैसे करेगा, मतलब वो तो सेम ही नहीं रहेगा। ये देखें ना, 1, इसने आपस में जगह बदलनी है उनकी। तो जब 0 की जगह 0 से बदलेंगे वो 0 ही रहेगा, 0 0 ही रहेगा ना, या 1 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे जब जगह बदलता है तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो ये हो गया जी स्वैप गेट। अच्छा, एक अब लास्ट पे 2 मिनट मेरे पास हैं, लेकिन मैं सिर्फ अब उसकी शक्ल ही दिखा सकता हूँ आपको, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल हमारा टॉपिक चेंज हो जाना है। क्वांटम एल्गोरिथम्स पे मैंने जाना है, कल हमारा लास्ट लेक्चर है। एक 3 क्यूबिट गेट सिर्फ आपको दिखाना है, जो अक्सर आप देखेंगे क्वांटम कंप्यूटेशंस में। ज्यादातर जो आपके यूनिवर्सल गेट ऑपरेशन है ना, वो 2 क्यूबिट से होते हैं। लेकिन 3 क्यूबिट गेट में एक बड़ा मशहूर गेट है, विच इज कॉल्ड टोफोली गेट। टोफोली गेट, जिसका दूसरा नाम जो है वो कभी कभार लोग इसको CCX या फिर C² X लिखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टोफोली गेट, और ये 3 क्यूबिट है। तो इसलिए ये इसकी जो सर्किट डायग्राम होगी उसमें 3 लाइनें आपको लगानी पड़ेंगी, क्योंकि ये 3 क्यूबिट गेट है, और ये तीनों मैंने टेढ़ी लगाई हैं। सो फर्स्ट क्यूबिट, सेकेंड क्यूबिट, थर्ड क्यूबिट, Q1, Q2, Q3 कह लें आप इनको। और ये बेसिकली C0 है, ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर है। तो यहाँ पे कंट्रोल होगा, फिर दूसरा कंट्रोल होगा, और फिर तीसरे पे जाके जो है ये X गेट लगाएगा। तो ये इसका नाम का मतलब है कि फर्स्ट क्यूबिट पे कंट्रोल है, सेकंड भी कंट्रोल है, थर्ड क्यूबिट नॉट गेट होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड टोफोली गेट। और ये जो है ना, ये जितने भी आपका यूनिवर्सल सेट है गेट्स का, इवन क्लासिकल जितने भी गेट्स हैं वो सारे टोफोली गेट से बन सकते हैं, ठीक है। इट कैन सिमुलेट
टोफोली गेट को इस्तेमाल करके यू कैन सिमुलेट ऑल क्लासिकल बाइनरी सर्किट्स। तो ये बड़ा अहम गेट है इस हवाले से, और इसका जो मैट्रिक्स है वो फिर काफी बड़ा है। ठीक है, 3 क्यूबिट गेट है। तो आई थिंक मैं यहीं पे अब स्टॉप करूंगा, इससे आगे फिर अगली क्लास का टाइम हो गया है। तो मेरा मकसद इस लेक्चर में ये था कि आपको सिंगल क्यूबिट गेट्स और 2 क्यूबिट गेट्स और उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी लिनियरिटी और यूनिटरी होना, वो जो है वो आपको दिखाया जा सके। उनकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, उनकी आउटर प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है, और वो किस तरह अप्लाई होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर। तो इनमें इन्हीं गेट्स को अब हम अप्लाई करके कल कुछ क्वांटम सर्किट्स जो है वो स्टडी करेंगे। कल हमारा जो मेन जो टॉपिक्स हैं वो 2 होंगे। एक मैंने क्वांटम टेलीपोर्टेशन पे बात करनी है, क्योंकि वो भी काफी फेमस चीज है, जिसमें बेल स्टेट या बेल सर्किट है। और दूसरा जो है वो सबसे सिंपल क्वांटम एल्गोरिदम जो है, जिसको डोएच एल्गोरिदम बोलते हैं, उसको हम क्वांटम पैरेललिज्म के साथ मिला के देखेंगे। वो भी चूंकि सेकंड क्वांटम एडवांटेज की सेकंड जो है ना वो चीज है। यानी क्वांटम कंप्यूटेशन का एक फायदा तो ये है कि एक्सपोनेंशियल कंप्यूटेशन होती है, दूसरा उसका फायदा पैरेलल कंप्यूटेशन होती है। तो क्वांटम पैरेललिज्म को मिला के डोइच एल्गोरिदम या डोइच जोजा एल्गोरिदम किस तरह बनता है, तो ये हमारा कल लास्ट जो है वो टॉपिक होगा। अब किसी का आखिरी पे कोई सवाल है, क्योंकि मेरा टाइम ओवर हो चुका है, सिर्फ 1-2 मिनट में अगर कोई आप में से सवाल करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। जी, एक सवाल मेरे ख्याल आया था कि यूनिवर्सल गेट्स के बारे में, वो मैंने बात कर दी है कि टोफोली गेट से तो आप क्लासिकल गेट्स भी सारे बना सकते हैं। सो यस, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे यूनिवर्सल एक जनरल यूनिटरी मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने पॉली मैट्रिसेस को बना के लिखा भी था, जिससे आप कोई भी क्वांटम गेट जो है वो बना सकते हैं। तो उसको यूनिवर्सल क्वांटम गेट्स बोलते हैं। प्लीज एक्सप्लेन दिस लास्ट इनइक्वालिटी अबाउट एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट क्या चीज है? एंटेंगलमेंट कहते हैं, इस पे मैं कल दोबारा डिटेल में बात करूंगा जब हम बेल स्टेट को की बात करेंगे। तो एंटेंगलमेंट ये होती है कि अगर मेरे पास एक स्टेट लिखी हुई है psi1 psi2 इस तरह से, ठीक है, तो इसको बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, टेंसर प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं अपने पहले क्यूबिट पे कोई ऑपरेशन कर रहा हूं, तो लाजमी नहीं कि वो दूसरे पे भी होगा, तो आई कैन डील दैम इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो इंटेंगल्ड क्यूबिट्स होते हैं उनको आप इस फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। सो इंटेंगल्ड क्यूबिट के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता कि आप अपनी स्टेट को, जो टोटल स्टेट होती है साय, उसको आप एज अ टेंसर प्रोडक्ट नहीं लिख सकते। तो डिटेल में कल फिर इसके ऊपर बात करेंगे। क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये हमारे कल के टॉपिक्स हैं।